ये हम आपके साथ हैं। मैं सौरभ, आपके फिजिक्स का टीचर। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फिजिक्स का। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बेटा, देखो कि आप 12 पास आउट लोग हो, ठीक है ना। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे बच्चे 12 पास आउट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि 12 पास आउट बच्चों के लिए, और आपके पास आफ्टर 1.5 मंथ आपकी एग्जामिनेशन आने वाली है, ठीक है। तो इस 1.5 महीने की सिचुएशन में हम कितना जल्दी हर एक पार्ट को रिवाइज कर सकें, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। जैसा मुझे बच्चों का शिकायत हमेशा मिलता रहता है कि फिजिक्स बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। टफ नहीं है, फिजिक्स टफ नहीं है। मुझे को लगता है कि फिजिक्स सबसे आसान टॉपिक है। इसलिए आसान है क्योंकि ये मैथमेटिक्स को कम्प्लीटली इंक्लूड कर रहा होता है। हाँ, डिफिकल्ट उस बच्चे के लिए हो जाता है जो मैथमेटिक्स यूज नहीं करता, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा टाइम इस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। ये कोई 11th और 12th की क्लास नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स के टॉपिक को, ठीक है ना। अभी आप रिसेंटली 12 पढ़कर आ रहे हो, ठीक है। तो मेरे अंदाजे से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 12 का पोर्सन आपका थोड़ा बहुत ठीक होगा। आप 11 का पोर्सन प्रोबेबली थोड़ा बहुत भूल चुके होंगे, ठीक है। सो 11 के पोर्सन से स्टार्ट करते हैं। 11 पूरा का पूरा आप जानते हो अच्छे तरीके से, ठीक है, कि कंप्लीटली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अपने आप में पूरी के पूरे 11 को कंसिडर कर रहा होता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो एक बार जब ध्यान से देखो, ठीक है ना। बेसिक हम बिल्कुल सीख रहे हैं कि व्हाट इज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। एक लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ सबको एक साथ इंक्लूड करेगा, ठीक है ना। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिकली। देखो यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो याद रहो, ठीक है ना। मुझे याद है एक बार मैं अपने कॉलेज में था, तो मेरे से पूछा गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो मैंने बोला कि सम ऑफ का ऑल फोर्सेज ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, ठीक है ना। गलत कहा है कि ये क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्स फैक्टर इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन वेक्टर। वेक्टर यूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि यहां पे ध्यान से देखो, दो वेक्टर्स इक्वल कब हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दो वेक्टर इक्वल कब हो सकते हैं, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सम ऑफ ऑल का फोर्स हम लिख रहे होते हैं, ये सम ऑफ ऑल का फोर्स में आपको पता है कि जिस सिस्टम के ऊपर बात की जा रही है, उस सिस्टम के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करना है। ऐसा नहीं कि सिस्टम ने जो फोर्स लगाया है हम इस चीज को यहाँ पे लिखें, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई भी एक सिस्टम है, मल्टीपल फोर्सेज इस पे चारों तरफ से लग रहे हैं, मल्टीपल फोर्सेज, ठीक है ना। सो वी हैव टू कंसिडर ओनली दैट फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी या ऑन द सिस्टम, ठीक है ना। इसने क्या किया, इसका इफेक्ट दूसरे बॉडी के ऊपर होगा। अगर इस बॉडी के बारे में जानना है कि इसके मोशंस में क्या फर्क पड़ा है, इसमें कितना एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है, इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, इसके ऊपर लगने वाला ये जो टोटल नेट फोर्स है, ठीक है ना। तो जो भी हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्सटर्नल प्लस सम ऑफ ऑल द फोर्स इंटरनल मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन वेक्टर। ये लिखा जा सकता है, आप पहले से अच्छे तरीके से जान के। इंटरनल फोर्सेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है ना। इंटरनल फोर्सेज कौन सा है, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, दो मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करो, ये दोनों मॉलिक्यूल्स इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो वो कैंसिल आउट हो गए, ठीक। तो जनरली होता क्या है कि इंटरनल फोर्स का सम हमारे पास 0 होता है। सो बेटर है कि हम इस पूरे लॉ को हम ऐसे लिखें कि सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन फैक्टर, ठीक है ना। ये याद रहे हमेशा। यहां लिखते वक्त न्यूटन्स का जब सेकंड लॉ आप लिख रहे होंगे, सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये जो टर्म यूज कर रहे हो आप, ये वो उन सारे फोर्सेज का वेक्टोरियल समेशन है जो कि उस बॉडी के ऊपर लग रहा है, ना कि बॉडी ने अप्लाई किया है, ठीक है ना। और जो फोर्सेज बॉडी के ऊपर लग रहे हैं उन सबका वेक्टोरियल सम हमेशा इक्वल होगा मास एक स्केलर क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन वेक्टर। इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेक्टर होगा उसी तरफ नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोले, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा एक्सेलरेशन वेक्टर उसी डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया बात, ठीक है ना। अब
सवाल यहाँ पे कि अब कैसे अप्लाई किया जाए। डिफरेंट फोर्सेज के बारे में आप जानते हो, बहुत सारे फोर्सेज आपने पढ़ा हुआ है 11th से लेकर 12th के बाद केस में। कुछ स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं, कुछ वीक नेचर के हैं। अब सवाल ये है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, ये अब 11th क्लास के बच्चे पढ़ के, ठीक है ना, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। जानने की जरूरत है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको आता है, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। लाइक कंसीडर कि आप लोग क्या करना, साथ के साथ लिखते भी चलना, ठीक है ना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सो जैसे मान लो कि एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करके, मान लो कि एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन फिजिक्स में पहला स्टार्ट ही होता है कि एक पुली है, दो मासेज दोनों तरफ से है, आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का मतलब पुली इज मासलेस, स्प्रिंग इज मासलेस, ठीक है ना, स्ट्रिंग मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, और मासेज जो है, ठीक है ना, वो सॉलिड नेचर के, मतलब उनकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती। हम ऐसा जनरल बेसिक एजम्पशन है, ये भी मान के चलते हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन, सब कुछ बिल्कुल आइडियल कंडीशन, ठीक है। अब इस केस में आपसे पूछा गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द टेंशन फोर्स इन रेस्टिंग, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर मान लो कि स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है ना, एंड फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ठीक है, सो आप एक वायर में एक ही टेंशन फोर्स कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट फ्री बॉडी डायग्राम, अगर ये m1 मास है, ये m2 है, सो आपको पता है कि नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, m2g, ठीक है ना, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, यही दो फोर्स लगेंगे। नॉर्मल कब नेचर में आता है, नॉर्मल जो कि रिएक्शन फोर्स है वो कब नेचर में आता है, जब हम ये बात कर रहे हो कि जब दो सर्फेसेज आपस में कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है ना, समझ में आ गया। और इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉर्मल सिर्फ कॉन्टैक्ट में आने से नहीं होता, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस को प्रेशराइज कर रही हो, ठीक है ना, कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हो, तभी नॉर्मल नेचर में आता है, ठीक है ना। बहुत बार ऐसे सिचुएशन भी आप देखेंगे कि दो सरफेसेज आपस में कॉन्टैक्ट में आ गए बट फिर भी नॉर्मल फोर्स जीरो है, ठीक है ना, या रिएक्शन आप जो बोलते हो तो रिएक्शन जीरो है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को कंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले, मान लो कि एक बॉडी है और दूसरी बॉडी इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे अटैच है और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, दे हैविंग सेम वेलोसिटी। सो ऐसे केस में जब वेलोसिटी सेम है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन जीरो है, तो अगर तुमने कंसीडर कर लिया कि इसने इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स ऐसा अप्लाई किया, इसने इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया, सो तुम खुद सोचो कि ये नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और ये जो नॉर्मल फोर्स है इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। तो सवाल क्या है कि सिंस द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, सो ऐसे केस में ये नॉर्मल कभी भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों बॉडी एक दूसरे को कंप्रेस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। सो ऐसे केस में नॉर्मल फोर्स को आप क्या बोलेंगे, ये जीरो है, ठीक है ना। अगर मैं ये बोल देता कि इस वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है और इसकी वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या है कि पीछे वाली ऑब्जेक्ट जो है वो आगे वाले ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। सो इन दैट सिचुएशन देयर इज अ नॉर्मल, ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है ना। सो नॉर्मल के बारे में ये डिस्कशन था, बट हमें यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। लाइक कंसीडर अब इस m1 के बारे में बात करते हैं, ये कितना है m1g, ये फोर्स कितना है टेंशन। अब मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कौन हेवियर है कौन छोटा है, ठीक है ना, कि इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को चूज कर लो, ये तुम्हारी चॉइस है, ठीक है ना। फिजिक्स कभी भी आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपका एजम्पशन यही होना चाहिए, नहीं, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जो जी चाहे वो मानो, ठीक है ना, मानो। लेकिन मान लो कि जैसे तुमने एक्सेलरेशन यहाँ पे मान लिया, यहाँ मान लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपको पता है कि स्ट्रिंग फिक्स्ड लेंथ की है, ये चेंज नहीं हो सकती, तो जितना एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा उतनी ही एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल होता सो दोनों की एक्सेलरेशन हम अलग अलग कंसीडर करके, बट ऐसा नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में ऐसा आएगा भी नहीं, ठीक है ना। वो स्प्रिंग का केसेज हो क्या हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब सिंपल सिचुएशन, अब यहाँ पर देखो इस m2 के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब m2 के ऊपर लगने वाले ये फोर्सेज है, ठीक है। अच्छा ये चीज देखो, ये जो टेंशन फोर्स है ये किसने अप्लाई किया है, टेंशन आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमेशा टेंशन के लिए क्या करना, एक ऐसे पार्ट डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने एक लाइन ड्रॉ किया, दो पार्ट डिवाइड हो गया, दो पार्ट कौन से, एक अपर और एक लोअर, ठीक है। अब लोअर पार्ट को अपर पार्ट अपनी तरफ खींच रहा है, सो देखो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। सो सिमिलरली न्यूटन्स थर्ड लॉ से लोअर पार्ट अपर को अपनी तरफ खींच रहा होगा, सो दिस वन इज द टेंशन फोर्स, बट दिस वन इज द फोर्स ऑन द पुली,
ठीक है ना, जो हमारा पार्ट ऑफ कंसर्न नहीं है, ठीक है ना, हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करें। जब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम उसे शो करेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे फोर्स कैंसिल, क्योंकि वायर मासलेस है, ठीक है ना, इनएक्सटेंसिबल है आइडियल सारी सिचुएशन से, तो हम कैंसिल की वैल्यू को सेम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, अब M2 के बारे में अगर डिस्कशन करो, सो M2 के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, देखो कि यहाँ पे T डाउनवर्ड डायरेक्शन में, M2G और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जब आप लिखना स्टार्ट करोगे न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपका सबसे पहला इक्वेशन क्या होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल द फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को डिसाइड करो। अभी आपने सीखा कि जो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, या फिर यूं बोलो कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना, होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तुम तुरंत बोलोगे कि डेफिनेटली M2G है ना, वो की से ज्यादा है। अगर इस केस में अगर बात करें कि यहाँ एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे कि M1 के ऊपर जो T लग रहा है वो ज्यादा अमाउंट का होगा M1G के कंपेयर में। ठीक है ना, ये दिमाग में तुम्हारे बात आ जाएगी, और जो सही भी है गलत भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन यहाँ पे चॉइस किया हुआ है। ठीक है ना, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट ऑफ फोर्स। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे लिखो, माइनस जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है वो लिखो। अब बच्चे अक्सर गड़बड़ क्या करते हैं कि फोर्स को कंसीडर नहीं करते। अब कभी कभी मान लो कि ऐसा सिचुएशन हो जाए कि एक फोर्स मान लो टेंशन ऐसे लग रहा हो, एक mg नीचे लग रहा हो और एक इसके डायरेक्शन में लग रहा हो। सो ऐसे केस में बच्चे क्या करते हैं कि इस फोर्स को टी के साथ ऐड करके mg से माइनस कर लेते हैं। गलत है ना, क्यों? क्योंकि फोर्स एक लाइन के लॉन्ग नहीं है, क्योंकि वेक्टर हमेशा, वेक्टर को आप सिंपली ऐड कब करते हैं जब उसकी दोनों डायरेक्शन सेम हो। बड़े से छोटे को माइनस कब करते हैं, जब सेम लाइन के लॉन्ग हो। ठीक है ना, वरना अगर उनके बीच में एंगल है तो आपको वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन आता है। वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन के बेसिस पे आप इसको पहले ऐड करेंगे, देन आप उसको यूज करेंगे। होप सब कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे एक ही लाइन के लॉन्ग है, सो हमने ये इक्वेशन लिख दिया कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कौन सा है, M2G माइनस T दैट इज इक्वल टू M2A। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये को हम जानते हैं। ठीक है ना, बट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि ये चीजें कभी कभी हम स्किप कर जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें को ये चीज आ रहा है, ठीक है, पर जैसे ही एक अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, इस चीज को लिखने का जो तरीका है ये तुम्हारे दिमाग से स्किप कर जाएगा। ठीक है ना, और वैसे केस में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सो आप अच्छे तरीके से, एक छोटे से क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है, इसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, लेकिन आप कम से कम इस क्वेश्चन में सही इक्वेशन लिखना सीखो। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे कि कोई यहाँ पे लिख लिया, अगर M1 के लिए बात करें हम यहाँ पे, जैसे M1 हो गया, ये तो M2 के लिए हमने लिखा था। ठीक है, M1 के ऊपर देखो फोर्स कौन सा लग रहा है, M1G एंड अपवर्ड डायरेक्शन में T एक लाइन के अलोंग है, एक्सेलरेशन के को अपवर्ड डायरेक्शन में। सो इक्वेशन क्या लिख देंगे, सिमिलरली एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव के साथ लिखना, और जो एक्सेलरेशन का अपोजिट फोर्स है उसे नेगेटिव के साथ लिखना। ठीक है ना, ये रूल बना लो अपने माइंड में कि जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा हम उसको प्लस के साथ लिखेंगे, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है ना, बस एक ही रूल पूरी की पूरी मैकेनिक्स। ठीक है ना, पूरे मैकेनिक्स में ऐसा यूज होना है। ठीक है ना, और मैकेनिक्स एक ऐसा सेक्शन है पूरे फिजिक्स का जहां पे बहुत ज्यादा लॉस की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छे तरीके से पता है अकेले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ने पूरी जिंदगी तबाह कर गई होगी तुम्हारी 11th में। ठीक है ना, 6 महीने तक लगातार, और हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ध्यान से अगर समझा जाए ना तो हमें 6 जो है 3 लॉज न्यूटन्स के और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, अगर इनको अगर हमने ध्यान से समझ लिया, इनको यूज करना सीख लिया, तो हमारा कम से कम 30% ऑफ द क्वेश्चन जो कि मैकेनिक्स से आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है ना, वो सॉल्व करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि मैकेनिक्स बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है ना, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि वो आपकी सोच को यूज कर रहा होता है कि आप कितना सोच रहे हैं, आप अपनी मैथमेटिक्स, अपना कैलकुलेशन कितना अच्छा तरीके से, अपने माइंड को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है ना, खैर हम यहाँ पे आते हैं। सब इसके लिए इक्वेशन लिख दिया हमने, तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 टाइम एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, अब जिस बच्चे ने ये 2 इक्वेशन लिख दिया ना, उसका बेड़ा पार, मतलब वो अब हर कुछ निकाल सकते, जो चाहे वो निकाल। ठीक है ना,
अगर मान लो कि आपको एक्सेलरेशन चाहिए, 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 एंड 2 को जैसे ही ऐड किया, देखो ये क्या आ गया, m2 माइनस m1 g इज इक्वल टू m2 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाई a। ठीक है, सो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, दैट इज इक्वल टू m2 माइनस m1 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन आ गया। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ पे डाल दो, कहीं भी प्लेस कर लो, सो जो t की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कुछ 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना, ये 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना, ये सीखना कि हाउ टू यूज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन जो है ना अपने आप में बहुत शानदार इक्वेशन है। ठीक है, ये सब चीज को इंक्लूड कर जाता है। ठीक है, अगर इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना आपने सीख लिया तो समझ लो कि आपको आपका मतलब 30% जो मार्क्स है, ठीक है ना, अगर नीट में बात करोगे तो नीट में क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे नहीं होते, बट ऐसे होते हैं कि उनको कम टाइम में सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो आपने अगर मैकेनिक्स को अच्छे से कर लिया तो आप खुद सोचो कि आउट ऑफ 45 अगर 15 क्वेश्चन मैकेनिक्स से आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, 60 मार्क्स हो गए आपके पास। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है मेरे अंदाज से, 60 मार्क्स। ठीक है, और फिजिक्स में तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि जो कामयाब बच्चे हैं, जिन बच्चों ने निकाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उनके ही मार्क्स 100 से ऊपर जाते हैं। ठीक है ना, जिस बच्चे का फिजिक्स में नंबर नहीं आता ना वो डॉक्टर भी नहीं बन पाता। ठीक है, सो बहुत अच्छे तरीके से सीखना, क्योंकि अकेला मैकेनिक्स 60 to 70 मार्क्स कवर करेगा आपका पूरी की पूरी फिजिक्स में। ठीक है, सो बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। ठीक है, चलो अब मेरे ख्याल से ये सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है ना, अब लोग कहते हैं कि सर क्रिक बता दो। ठीक है ना, क्रिक नाम का कोई चीज़ नहीं होता है बेटा, कि क्रिक का मतलब ही होता है सिंपली कि वो बेसिक से निकला हुआ है। ठीक है ना, अब देखो तुम इसको, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, सोचो अब इसी क्वेश्चन को मुझे करना, जो इतना कुछ लिखा है ये तो सिंपल सी बात है, मैं इस वायर को क्या करता हूँ ऐसे स्ट्रेट कर देता हूँ। देखो ये ऐसे हो गया, जो फोर्सेज लग रहा है वैसे प्रॉपरली शो करो। देखो m2g, ये क्या हो गया t, यहाँ पे देखो ये भी t था, इधर की तरफ m1g आ जाएगा, एक्सेलरेशन देखो इस तरफ था। इक्वेशन लिख दो, तुम्हें पता है देखो ये t और t इंटरनल फोर्स हो गए, वो कैंसिल आउट हो गए, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, ये, उसका अपोजिट डायरेक्शन में ये, सो m2g माइनस m1g इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज m2 प्लस m1 इनटू a। देखो एक्सेलरेशन एक लाइन में सॉल्व होकर आ गया। ठीक है ना, अब इसी को टीचर क्या बोलेंगे कि ये ठीक है, कुछ भी नहीं है यार। ठीक है ना, बेसिक पे ध्यान रखो। ठीक है ना, बस बेसिक समझो, यही मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, समझ में आ गया। सो ये कितना हो गया m1 प्लस m2, एक बार एक्सेलरेशन आ गया, अब किसी एक को पकड़ के उसके लिए इक्वेशन लिख दो, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि अब जैसे मैं तुमसे एक अच्छा क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन के जरिए ही हर कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है ना, जितने क्वेश्चन हम करेंगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट, एक स्फीयर है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से अटैच है, लाइक कंसीडर द रेडियस इज कुछ 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अच्छा ये इस तरीके से, ये एक फिक्स सरफेस है जिसके बीच में इसको हमने अटका के रखा हुआ है, ये ऐसे फिक्स्ड है, ये ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है। ठीक है ना, सो आपसे सवाल पूछा गया है कि इन ये जो फिक्स्ड जो सरफेसेज है वो इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है ना, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक, इसका मास गिवन है, मान लो कि 2 kg इज द मास ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, अब जैसे कि बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझो, सबसे पहले फोर्सेज चेक करो, कौन कौन से फोर्सेज यहाँ पे लग रहे होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है फोर्सेज का नॉलेज होना। और सिर्फ ये नहीं कि फोर्स के बारे में जान के कि अच्छा यहाँ नॉर्मल है, यहाँ टेंशन है, यहाँ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ है। ठीक है ना, सिर्फ इतना जानने से नहीं होगा, विद प्रॉपर डायरेक्शन जानना जरूरी है। ठीक है ना, क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे है। ठीक है ना, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है बेटा? ठीक है ना, इतनी चीजें गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा अब एक चीज देखो, बहुत ध्यान से समझोगे इसको। ठीक है, फोर्सेस का डायरेक्शन में शो करो। एक तो पहले आप आंख बंद करके हर क्वेश्चन में mg जरूर अप्लाई कर लिया करो। और आपको पता है mg कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है,
ठीक है ना। तुम अपने लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को सेम मान सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है ना, बट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू आप दोनों को सेम कंसिडर कर लो, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास ये है कि यहाँ से पास हो रहा होगा, वो कितना होगा, मास इसका 2, जी को 10 कंसिडर करते हैं, 10 दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। 20 न्यूटन फोर्स अर्थ अप्लाई कर रही होगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो नीचे खींच रही होगी। अब देखो, अब ये जो फोर्स अप्लाई करेगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था नॉर्मल फोर्स के बारे में, रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना, उसको रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मल फोर्स है वो कैसा फोर्स होता है बेटा, नॉर्मल फोर्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। सो सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कैसे है जब mg लग रहा है। सो डेफिनेटली किसी ना किसी ने अपवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया होगा, ठीक है ना। तो और कौन अप्लाई कर सकता है, वही जो सरफेसेस के कांटेक्ट में है, ठीक है ना। सो देखो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस वन इज द नॉर्मल फोर्स। सो नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम के सरफेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर दो तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, ठीक है ना। सो आप हमेशा बाहर की तरफ लोगे, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट है ना इसको कॉम्प्रेस करना चाहता है, सो फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जो नॉर्मल अप्लाई करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो जब हम सरफेस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इसको शो करेंगे, और जब हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इसे शो करेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। खैर अब हम यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल सेम नेचर, ठीक है। सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मेरे अंदाजे से कि नॉर्मल, ठीक है ना, ऑलवेज रिपल्सिव इन नेचर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स नॉर्मल को शो करते वक्त आपके माइंड में तुरंत दौड़ जाना चाहिए, ठीक। अब देखो, ये जो पॉइंट कॉन्टैक्ट में है, ये पॉइंट इस स्फीयर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा जिसको नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब वो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि आप फोर्स किसके ऊपर लिख रहे हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। सो याद रहे ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाना आपको, और वो फोर्स कौन अप्लाई करेगा, ये सरफेस, ठीक है। सो ये सरफेस इसको कंप्रेस करेगा, और जैसा कि आप जानते हो कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो कहां से पास होगा, सेंटर से, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये बात तो मेरे अंदर से सबको समझ में आ रहा होगा। सो डेफिनेटली जो नॉर्मल फोर्स होगा इसके ऊपर, ये जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दिस वन इज द नॉर्मल फोर्स, क्लियर। सो दिस वन इज द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो मैं इसको कुछ n1 कंसीडर कर रहा हूँ। बिल्कुल सिमिलरली यहां से भी हो रहा होगा कि ये सेंटर हो गया इसका, सो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। सो मैं इसको कुछ n2 कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और हमसे सवाल भी यही पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमें कुछ एंगल नहीं गिवन है, बट एंगल ना दे के उन्होंने क्या किया है कि ये लेंथ गिवन है। देखो ये वाली लेंथ को ध्यान से समझो, इस वाले ट्रायंगल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो ये रेडियस था तो ये 5 सेंटीमीटर गिवन था, ठीक है ना। और ये देखो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। सो क्या आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, देखो कि ये 5 है ये 4 है, तो डेफिनेटली ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो जैसे ये पता चल गया, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पता चल गया कि आप साइन कॉस कोई फोर्स अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। साइन से क्या कितना हो जाएगा 4/5, कॉस से क्या कितना हो जाएगा 3/5, जो चाहे सब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इस वाले ट्रायंगल के लिए अगर बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में देखो क्या गिवन है, ये देखो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। सो डेफिनेटली देखो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, बेस है, बेस क्या हो जाएगा रो का परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस सॉरी रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। मेरा कैसा आपको समझ में आ रहा है, ठीक। फोर्सेस का डायरेक्शन हमें क्लियर है, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, इस एंगल को कुछ अल्फा मान लेता हूँ और इस एंगल को थीटा को माना ही, इसको बीटा मान लेते हैं, चलो ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है। अब इन पूरे फोर्सेस को मैं प्रॉपरली यहाँ पे शो कर रहा हूँ। पूरे स्फीयर को मैंने एक सिंगल पॉइंट माना, ठीक है ना। ये देखो ये n1 जो है कुछ इस डायरेक्शन में, जो कि देखो हॉरिजॉन्टल के साथ किसी बीटा एंगल पे है ना, क्लियर है। अब देखो वहां पे बात करते हैं कि ये जो n2 है देखो इस डायरेक्शन में, जिसने हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2g मतलब 20 न्यूटन, ठीक है ना। इतना गिवन है, हमें समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। अब देखो जब फोर्सेस इस तरीके से हो, ठीक है,
जब उनके डायरेक्शन सेम ना हो, तो हमेशा क्या करना, जब भी दो से ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्सेज हों, ठीक है ना, इसी बहाने में मैं यहाँ पे वेक्टर भी समझा रहा हूँ, ठीक है। सब ध्यान से देखो, दो से ज़्यादा फोर्सेज, 3 फोर्सेज हैं, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है ना, एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, उनके डायरेक्शंस भी अलग अलग है, ठीक है ना। बहुत सारे लॉ है, लैमीज रूल है, ठीक है ना, आप उसके जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, बट काय को जब आसान तरीके से हो जाए तो कोशिश करो कॉम्पोनेंट्स फॉर्म में उसको सॉल्व करने का। जैसे कि n1 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये कितना आ जाएगा, n1 cos बीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में n1 sin बीटा। मेरे अंदाज से सबको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी वेक्टर किसी भी लाइन के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, अगर ये a वेक्टर है, सो कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन इज a cos थीटा, और इस डायरेक्शन में a sin ऑफ थीटा। सिंपल कर में याद रखो कि जिसके ऊपर एंगल टिका है वो हमेशा कॉस वाला होगा, ठीक है ना, और दूसरा जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा साइन वाला होगा। इसको याद रखोगे, ठीक है ना, क्योंकि अब आप एग्जाम में अब इसके बारे में डिटेल हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ओनली 1.5 मंथ है, ठीक है ना, हो सकता है कुछ से ज़्यादा मिल जाए आपको, ठीक है ना, ये आपकी किस्मत, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि यू हैव ओनली 1.5 मंथ, ठीक है। हम एक नगर में बहुत कुछ कर लेना है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब उसी तरीके से हम इसको n1 को ब्रेक कर दिया हमने, अब n2 को ब्रेक करते हैं। सो इस डायरेक्शन में देखो ये अल्फा है, सो इस डायरेक्शन में n2 cos अल्फा, एंड इस डायरेक्शन में n2 sin अल्फा, ठीक है ना। अब n1 और n2 जो है वो कंपोनेंट से ब्रेक हो गए, अब भूल जाओ n1 और n2 को, ठीक है ना। जैसे ये ब्रेक हो गए अब इनको भूल जाओ। अब ऐसा थोड़ी है कि इस पेन को 2 टुकड़े में तोड़ दो और मैं पूछूं कि बताओ कितना हो गया, तो आप बोलोगे कि 2 टुकड़े और 1 पेन, ऐसा थोड़ी। अब एक ही पेन को 2 टुकड़े में तोड़ दिया ना हमने, तो अब हमारे पास 2 टुकड़े ही है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये है और अब ये है, ये तो गायब हो गया। उसी तरीके से अब ये है और ये है, ये भी गायब हो गया, ठीक। अब आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ये अपनी जगह पे स्टेशनरी है, रेस्ट है, ठीक है ना। तो आप इसको इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। इक्विलिब्रियम का सेंस क्या होता है बेटा, जब पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन करे। जैसे यहाँ पे देखो, अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है, सो वो 10 मीटर पर सेकंड को मेंटेन करेगा और तो रिस्क को मेंटेन करेगा, ठीक है ना। दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। सो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब समझ में आया। अगर वो रिस्क पे है तो रिस्क पे रहे, और अगर वो मोशन में रहे तो यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करे। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। होप यू क्लियर अबाउट इट, ठीक है ना, समझ में आ गया बात। सो अब अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे तभी हो सकता है ना बेटा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, इट मींस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो को एक ही केस में पॉसिबल है, जब उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स जीरो। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब नेट फोर्स को जीरो कैसे करेंगे, नेट फोर्स जीरो कैसे होता है, फोर्स एक वेक्टर को मान के कीजिए, ठीक है ना। मतलब बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेज का सम जीरो कैसे हो सकता है, जब वो सारे फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाए, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब चलो यहाँ पे देखो, अब देखो ये कौन सा फोर्स है, n1 cos बीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, n2 cos अल्फा, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन हमने निकाल लिया, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जितना है नेगेटिव एक्स में उतना ही होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो हमने मैग्नीट्यूड को सेम करके डायरेक्शन को अपोजिट है ही पहले से, कि ये पहला इक्वेशन आ गया हमारा। अब देखो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स है, देखो ये 2 फोर्सेज अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे, n1 sin बीटा प्लस n2 sin अल्फा इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। ठीक है ना, थोड़ा लेंगे कैलकुलेशन जाएगा, बाकी आसानी से सॉल्व इसलिए हो जाएगा क्योंकि कॉस बीटा कितना हो जाएगा, देखा यहाँ पे कॉस बीटा इज 3/5, कॉस अल्फा इज 4/5, ठीक है ना। साइन बीटा इज 4/5, साइन अल्फा इज 3/5। सारे वैल्यूज आपको पता है, यहाँ प्लेस करो, सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, ठीक है ना। सो ये देखो, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमने इसको कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया, किया क्या, बेसिक बिल्कुल भी जाओ, कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। जस्ट फोर्सेज को प्रॉपर डायरेक्शन के साथ सॉल्व किया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्सेज इसके ऊपर लग रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली डायरेक्शन के साथ शो करके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ यूज हुई, ठीक है ना। यहाँ पे यूज हुई एंगल्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। ये आपको आना चाहिए कि वेक्टर्स जब 2 से ज़्यादा हो उनको ऐड करना हो तो उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लो, गो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लो, जनरली हम एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं,
ठीक है, उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लो और ब्रेक करके फिर उसको सॉल्व कर लो। ठीक है ना, समझ में आया? क्या ये इक्वेशन लिखना सब किसी को क्लियर है कि ये इक्वेशन ये आया कैसे? क्योंकि जितना राइट फोर्स उतना ही लेफ्ट फोर्स होना चाहिए, कभी कोई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, और जितना अपवर्ड फोर्स उतना ही डाउनवर्ड फोर्स, ताकि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन ना हो। ठीक है ना, ताकि वो बॉडी अपनी जगह पे जहाँ था वहीं का वहीं रहे। ठीक है ना, इसलिए हमने ये इक्वेशन लिख दिया। ठीक है ना, होप सबको समझ में आ गया हो। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे मान लो बच्चों, ठीक है ना, कि एक क्वेश्चन इस तरीके से आया। ठीक, एक क्वेश्चन जेई मेंस में आई होप 2-3 साल पहले आया था, उस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि एक स्ट्रिंग है, उससे एक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, और यहाँ स्प्रिंग से एक और ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है ना, इसका मास 2 kg है एंड इसका मास 1 kg है। ठीक है ना, स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये यहाँ से फिक्स्ड है। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट। ठीक, ये स्प्रिंग जो है ना साइड ऊपर लगा हुआ था, यहाँ पे था स्प्रिंग यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है, ये 1 kg का है। ठीक है ना, और ये 2 kg का है। ठीक है ना, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ गिवन। क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है ना, कि अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, हमने अचानक से इसको कट कर दिया, इस वायर को काट दिया, बताओ दोनों ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी? ठीक है ना, अगर ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? ठीक है ना, क्वेश्चन को समझोगे पहले। अच्छा, सबसे पहले को ध्यान से देखो कि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में, अभी हमने पढ़ा, तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है ना, सो सोचो अगर ये 1 kg है, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा? 1g, 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप 10 लिख सकते हो। ठीक है ना, जी को कैन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही फोर्स अपवर्ड लगना चाहिए, मतलब T = 10 न्यूटन ही होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तभी को ये बेचारा रेस्ट पे रहेगा। ठीक है ना, अब जितना फोर्स ऊपर है इस पे उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, क्या कि इसके 10 न्यूटन। ठीक है ना, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, वो कितनी है? 20 न्यूटन। ठीक है ना, अब देखो नेट डाउनवर्ड फोर्स इस 2 kg पे कितना है? 20 + 10 30, मतलब स्प्रिंग ने ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाया होगा? 30 न्यूटन। ठीक है ना, तो जब ये इक्विलिब्रियम में, ये बाकी सबको समझ में आ रहा है। इस पे 10 नीचे लगा तो 10 ऊपर लगना चाहिए, कभी रिस्क पे रहेगा। इस पे 30 नीचे लग रहा है, ठीक है, सो 30 ऊपर लगना चाहिए, तभी को ये रेस्ट पे रहेगा। 30 क्यों आया? क्योंकि टेंशन 10 है। ठीक है ना, और अभी मैंने टेंशन के लिए आपको बताया था कि इस जगह से इसको ऐसे कट कर दो। ठीक है ना, दो सेक्शन में डिवाइड हो गया, अपर सेक्शन लोअर सेक्शन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और लोअर सेक्शन अपर सेक्शन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। ठीक है ना, ये जो इसका थर्ड लॉ है आपको पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसको अचानक से हमने काट दिया, जैसे ही आपने कट किया हुआ क्या? टेंशन 0 हो गया। ठीक है ना, टेंशन फोर्स 0 हो गया। अब जब टेंशन फोर्स 0 हो गया, सो अब आगे देखो। ठीक है ना, यहाँ पे काट के क्या हो गया? फायर खत्म। ठीक है ना, मतलब टेंशन 0। तो टेंशन 0 तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट इज 10 न्यूटन। सो ये मूव कर रहा होगा कुछ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं बच्चों? जो नेट फोर्स है डिवाइडेड बाय उसकी मास, तो नेट फोर्स इसका कितना है? 10 डिवाइडेड बाय मास कितना है इसका? 1 kg, सो दैट इज योर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये क्लियर हो गया? ठीक है ना, अब जैसे देखो ए पे देखो, सो ए पे देखो, अब एक इनर्शिया नाम का टर्म आपको पता है। ठीक है ना, स्प्रिंग जैसे ही आप कट करोगे, जिस इंस्टेंट पे आपने कट किया उसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन आपसे पूछी गई है, उसके कुछ देर बाद नहीं पूछी गई है, उसी इंस्टेंट पे जब हमने वायर को कट किया है। ठीक है ना, तो जैसे ही आप वायर को कट करोगे टेंशन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बट स्प्रिंग फोर्स रिमेंस सेम। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इनर्शिया कहता है कि शार्प चेंज नहीं हो सकता उसमें। ठीक है ना, कि हर एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर होने वाले किसी भी शार्प चेंज को अपोज कर रहा होता है। ठीक है ना, और इसी प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी के जरिए ये काम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है ना, विच डिपेंड्स ऑन मास। ठीक, सो अब देखो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? 30 ऊपर की तरफ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो इसका वेट है, दैट इज 20। ठीक है ना, क्योंकि टेंशन 0 हो गया, 10 को गायब हो गया। ठीक, सो अब देखो अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम फोर्स है, तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से जाएगा। वो कितना हो जाएगा? नेट फोर्स देखो कितना है? 30 - 20, दैट इज योर 30 - 20 डिवाइडेड बाय
mass of the object, that is 2 kg, so is equal to 5 meter per second. This is the acceleration of E, this one is the acceleration of B. ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक है ना. आई होप ये जेई मेंस में आया था या जेई एडवांस में आया था. ठीक है ना. सो देखो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है ना. इसको डिफिकल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे को दिमाग में ये नहीं आता कि ये स्प्रिंग फोर्स रिमेन्स फिक्स्ड. ठीक है ना. क्योंकि जिस इंस्टेंट पे आप कर रहे हो, ठीक है ना, ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी, क्योंकि इनर्शिया स्प्रिंग जो है अपने फोर्स को अचानक से जीरो नहीं कर सकता है. ठीक है ना. बात समझ में आ गया. सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक. सो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर बन के. ठीक है ना. थोड़ा कॉन्सेप्ट हम अच्छे तरीके से और समझ के हो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये. ठीक है ना. नोट करके चल रहा साथ में. अब जैसे देखो बच्चों कि और आगे चल के हम लोग, ठीक, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फोर्स आ जाता है, क्योंकि टेंशन के बारे में भी आप जान चुके हो, फ्रिक्शन के बारे में भी आप नॉर्मल के बारे में जान चुके हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी आप जानते हो. ठीक है ना. सबसे ज़्यादा परेशान बच्चों को फ्रिक्शनल फोर्स करता है. ठीक है ना. बट अगर फ्रिक्शनल फोर्स का बेसिक अगर आप समझ जाए तो फिर आपको वो परेशान नहीं करेगा. ठीक है ना. अक्सर बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि कौन सी बॉडी किसके रिलेटिव किस डायरेक्शन में भाग रही है या किस डायरेक्शन में जाना चाहती है. ठीक है ना. और फ्रिक्शन को लेके बच्चों के दिमाग में एक बड़ा गलत मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन. फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. अब सवाल है रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन का सेंस क्या है. अब जैसे एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है. ठीक है. इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर में ये अगर आगे की तरफ जाना चाहे तो फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा. इसका मोशन इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा. अब ये फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ लगा ये किसके ऊपर लगा है, इस पेन के ऊपर. ठीक है ना. सो इस डस्टर के ऊपर अगर मैं फ्रिक्शन पूछूं तो कैसे लिखोगे. डस्टर ने पेन पे फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है, सो पेन ने डस्टर के ऊपर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है. ठीक है ना. सो बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है ना. ये बात क्लियर होना चाहिए. सो ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना. फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द रिलेटिव मोशन. ठीक है ना. अब रिलेटिव मोशन के बारे में समझो. ठीक है ना. अब जैसे मान लो कि आप जिस घर में बैठे हुए हो, ठीक है ना, वो घर शीशे का बना हुआ है. ठीक. और उसके रूफ के ऊपर एक अनदर ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना. वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर मूव कर रहे हैं. तो आप जो उस घर में बैठे हुए हो, आपके रिलेटिव वो ऑब्जेक्ट किस तरफ जाना चाहते हैं, जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आपके घर का रूफ अप्लाई करेगा. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ से वो ऑब्जेक्ट आपके घर के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा. जैसे ये केस देखो, ये मान लो कि आपका रूम है, आप जहाँ पे बैठे हुए हो ये पूरे शीशे का बना हुआ है, रूफ जो है शीशे का है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना. ये भी वेलोसिटी से भाग रहा है आगे की तरफ. सो आप बैठकर इसमें क्या देखोगे कि आपके रिलेटिव ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, सो फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ लगकर इसको अपोज करेगा. ठीक है ना. बाकी ये फ्रिक्शन किसने अप्लाई किया है, इसके ये जो रूफ जो देख रहे हो ना, ये इस रूफ ने इसके ऊपर. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ से इतना ही अमाउंट का फोर्स. एक पागल परेशान कर रहा है बार बार. हाँ? नहीं फोन कर रहा है. ठीक है ना. तो ये बात समझ में आ गया बच्चों. सॉरी. ठीक. अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे कि जब फ्रिक्शन है यहाँ पे फ्रिक्शन है. ठीक है ना. ये बात क्लियर होगी बिल्कुल, सब कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें. ठीक है. अब फ्रिक्शन को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ लेता हूँ. ठीक है ना. समझोगे इसको कि फ्रिक्शन. ठीक है ना. अच्छा एक चीज बताओ, आप जब सरफेस पे चल रहे होते हो, तो जब सरफेस पे आप चलते हो तो फ्रिक्शन आपके पैरों के ऊपर किस डायरेक्शन में लग रहा होता है. आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जरा समझो.
डिसाइड कर लिया आपने? मैक्सिमम बच्चों का यह आंसर आया होगा पीछे की तरफ, ठीक है ना। अब एक बार ध्यान से समझो, जैसे मान लो कि हम ऐसे चल रहे हैं, हम अक्सर चलते कैसे हैं, ठीक है ना। जब भी हम चल के मान लो कि सरफेस पे ये आगे वाला पैर रखा, ठीक है ना, और जब पीछे वाले पैर को हम आगे की तरफ ले जा रहे हो, देखो मेरी इस वाले पैर की टेंडेंसी देखो, वो पीछे जाना चाहती है, ठीक है ना, वो स्लिप होना चाहती है, ठीक है ना। मतलब हम जैसे ही ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, देखो ये पीछे जाना चाहती है, ठीक है ना। मतलब हमारे उस पैर पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगकर हमें बचा लेता है, ठीक है ना। तो ये मिसकंसेप्शन तुम्हारे दिमाग से हट जाना चाहिए कि फ्रिक्शन हमें अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन आपको अपोज नहीं कर रहा है, आप चल पाते हो क्योंकि फ्रिक्शन है, ठीक है ना। इसलिए स्मूथ सरफेस पे हम चल नहीं पाते। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है बच्चों यहाँ पे। तो हम स्मूथ सरफेस पे चल नहीं पाते, कारण क्या है? क्योंकि फ्रिक्शन हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा होता है, ठीक है ना। अब एक बार ध्यान से देखो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं फ्रिक्शंस को और डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए। मान लो कि आपके घर में एक हेवी अलमीरा है, ठीक है ना, एक बहुत हेवी सा अलमीरा है, ठीक है ना। उस अलमीरा पे, ठीक है ना, जिसका मास में कुछ कैपिटल एम ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब आपको पता है कि कैपिटल एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, नीचे से जो सरफेस है अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। ये बेसिक है, ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है ना। और ये भी आपको पता है, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी है कि घर में रखा हुआ जो तुम्हारा अलमीरा है वो हवा में उड़ गया, ठीक है ना। अब सोचो कि जिस घर में अलमीरा हवा में उड़ जाता हो, उस घर में रहना कितना मुश्किल होता, ठीक है ना। वो हॉन्टेड घर बोला जाता है, ठीक है ना। हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है, कि ये नॉर्मल जगह हो जाए और ये हवा में उड़ जाए, ठीक है ना। इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, mg, ठीक है ना। क्योंकि ना ये ऊपर जा रहा है और ना ये घर के उड़कर नीचे जा रहा है, ठीक है ना। दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में कोई मोशन ना हो उस डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ पे? अब देखो बहुत ध्यान से समझो बच्चों यहाँ पे, और अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। मान लो कि तुम इस पे एक फोर्स अप्लाई कर इसको धक्का देना चाहते हो, खिसकाना चाहते हो। हेवी बहुत अलमीरा, मतलब अलमीरा जो है वो काफी हेवी है, तुम इसको खिसकाना चाहते हो, ठीक है। सो जब आप खिसकाना चाहते हो, बाकी अलमीरा खिसक नहीं रहा, ठीक है ना। बट न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करेंगे सो वो बॉडी में एक्सेलरेशन जरूर आएगा, ठीक है ना। बट ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, नॉर्मल ने एमजी को बैलेंस कर दिया, बट इस फोर्स को किसने बैलेंस किया? सवाल ये है, ठीक है ना। तो फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? ये सरफेस जिसके रिलेटिव ये ऑब्जेक्ट आगे जाना चाहते हैं, इस फोर्स की टेंडेंसी क्या है कि इसको आगे खिसका देना, तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ आता है। समझ में आ गया? और ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। सो मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है ना। ये फोर्स है और ये क्या है? फ्रिक्शन है। आपने इतने अमाउंट का एक फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन ने एग्जैक्टली उतने अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर उसे कैंसिल कर दिया। सो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे, ठीक है ना। अब आप बहुत जिद्दी पर्सन है, आप क्या चाहते हैं कि नहीं भाई इसको तो खिसकाना ही है मुझे, ठीक है ना। तो आपने अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब आप जो है आपके साथ आपका फ्रेंड भी उस अलमीरा को धक्का देना स्टार्ट कर गया, ठीक है ना। बट फिर भी अलमीरा नहीं खिसक रहा। इसका मतलब कि आप दोनों ने मिलकर अगर इतने अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया है, सो फ्रिक्शन भी इतने अमाउंट का अप्लाई कर आपको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना। आपने और फोर्स बढ़ाया, अपने और फ्रेंड्स को बुला लिया, और फोर्स बढ़ा, ठीक है ना। बट अभी भी अलमीरा खिसक नहीं रहा, मतलब अलमीरा ने इतना फोर्स अप्लाई कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया होता तो फ्रिक्शन कितना होता? ठीक है ना। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? अब सवाल ये है कि जो भी फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, समझो इसको अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। अब आपने फोर्स को और बढ़ाया, ठीक है ना। अब फोर्स को जैसे ही आपने बढ़ाया, ठीक है ना, ये औकात ऑफ द फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन की औकात है। मतलब इससे ज्यादा फ्रिक्शन और अब सरफेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आ गया? समझ में आ गया बात? क्लियर है बच्चे यहाँ पे? अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि अब आप इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे ही फोर्स को बढ़ाओगे, ठीक है ना, होगा क्या? फ्रिक्शन अपने आप को मेंटेन कर लेगा
और उस केस में ये अलमीरा स्लाइड होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलता कि कोई फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया है, मतलब फ्रिक्शन भी यहाँ पे जीरो है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया और फ्रिक्शन आगे आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन इसको खींच देगा और पता चलेगा कि आपके घर में जो यहाँ पे अलमीरा है वो खिसक के आपके पास चली आई, ठीक है ना। फिर आप वहाँ पे रह नहीं पाओगे, भाग जाओगे। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। क्योंकि वो एक है ना, हॉरर मूवीज में अक्सर यही होता है, ठीक है ना, कि अचानक से मेज खिसक के इधर को आ गया, अलमीरा खिसक कर उधर को चली जाती है, ठीक है। बट वो उसको खिसकाने वाला कोई अलग स्पिरिट होता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन नहीं है वो, फ्रिक्शन वो स्पिरिट का काम नहीं कर रहा। फ्रिक्शन को बेचारा कोशिश करता है कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखी जा सके, वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा होता है, ठीक है ना। तो हमने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ने हमें बैलेंस किया, हमने और फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन ने और अपने आप को बैलेंस किया, ठीक है ना। हमने और बढ़ाया, लेकिन दिस वन इज द औकात ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है ना। कि उस सरफेस का नेचर क्या है आपको पता है कि आप, ठीक है ना, किसी सैंड वाले इलाके में चले जाओ, फ्रिक्शन कम होगा। किसी रफ वाले सरफेस पे चले जाओ, फ्रिक्शन और ज्यादा होगा। जितना रफ उतनी ज्यादा अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स वो अप्लाई करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है ना। सो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है ना। बट मैं फिर भी मान रहा हूं कि ये उसकी औकात है, इससे ज्यादा वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। समझ में आ गया। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये वो फोर्स है जिसने बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। अब इससे ज्यादा कोई भी फोर्स आप अप्लाई करो, फ्रिक्शन अपने आप को उतना ही मेंटेन कर लेगा और बॉडी आगे की तरफ स्लाइड हो जाएगी, आपका अलमीरा आगे की तरफ स्लाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फोर्स वर्सेज यहाँ पे फ्रिक्शन और फोर्स का एक ग्राफ बना दूं, तो देखो ये जो है ना, बिल्कुल ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 क्यों बोला मैंने? कारण क्या है? क्योंकि जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे, ये जितना फोर्स आपने अप्लाई किया है, फ्रिक्शन भी उतना ही होगा। देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सारे फोर्सेस के बराबर है कि जब y और x कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाए, सो एंगल हमेशा 45 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन के लिए। आपको पता है ना स्लोप कैसे निकाल के? tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दोनों इक्वल है तो 1 हो गया, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना। सो जैसे ही यहाँ पे आया, इसके बाद क्या करता है फ्रिक्शन, अपने आप को स्लाइटली डाउन करता है। ये औकात ऑफ द फ्रिक्शन है, मतलब ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम एबिलिटी है, ठीक है ना। इस मैक्सिमम एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या है? इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब ये फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक वो ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और आप इसको औकात ऑफ द फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही मैक्सिमम उसकी औकात है ना, ठीक है ना। इससे ज्यादा वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब देखो, जब तुमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन भी जीरो, फोर्स लगाया फ्रिक्शन बढ़ा, ठीक है ना, फोर्स लगाया फ्रिक्शन बढ़ा, फोर्स लगाया और फ्रिक्शन बढ़ा, ठीक है ना। मतलब ये जब तक यहां तक बॉडी मूव नहीं कर रहा था, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। इस रीजन में जो फ्रिक्शन है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कि बॉडी एक दूसरे के रिलेटिव जब तक रेस्ट पे हो, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, लेकिन वहां पे जीरो भी हो सकता है और मैक्सिमम इतनी भी हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमेशा बोलते हैं कि ये जीरो से लेकर म्यू एस एन तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। सो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इन बिटवीन जीरो एंड म्यू एस एन, और इसी को बोलते हैं औकात ऑफ द फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस वन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अक्सर कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन पे बेस्ड होता है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों की एक हैबिट है, ठीक है ना, वो फ्रिक्शन को तुरंत म्यू एन लिखते हैं, ठीक है ना। वो डिसाइड भी नहीं कर पाते कि वो दोनों ऑब्जेक्ट जिसके बीच में वो फ्रिक्शन लग रहा है वो रिलेटिवली रेस्ट पे है या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो रेस्ट पे है, इसका मतलब उनके बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो स्टैटिक होगा, ठीक है ना। बट ये कहीं को उसने नहीं कहा, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला जाएगा कि वो मैक्सिमम एबिलिटी है। अगर उसने बोल दिया है तो आप उसको म्यू एन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं बोला है तो आप उसको सिर्फ फ्रिक्शन बोलोगे, ठीक है ना। एफ आर से रिप्रेजेंट करोगे या एफ से रिप्रेजेंट करो, लोकेशन को आपकी बात है, ठीक है ना, वो आप जिस चीज से रिप्रेजेंट करें।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है सबको? बिल्कुल सिनेरियो यहाँ पे। अब देखो यहां से हल्का सा ये देखो, ये मैक्सिमम अमाउंट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? म्यूएस एन, वेयर म्यूएस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, ये स्लाइटली डाउन होता है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, मतलब देखो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू मैंने बताया थी कि स्टैटिक, अब इसके बाद देखो ये स्लाइटली डाउन होकर ना ये फिक्स हो गया है। अब बॉडी मूव करती रहे, भले ही कितना भी मूव करे, कितनी भी एक्सीलरेशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बॉडी एक बार स्लिपिंग में आ जाएगी उसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा और इस कांस्टेंट फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, सो ये कौन सा रीजन है बेटा? ये काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? म्यू के मल्टीप्लाइड बाई एन। ठीक है ना, अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन ये वैल्यू है, दिस वन इज द म्यू के मल्टीप्लाइड बाई एन। ठीक है ना, अब तुम यहाँ पे क्या करो, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है। ऐसा क्यों? चलो एक छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है ना, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो कि तुम दो फ्रेंड्स आपस में, वो हाथ पकड़ कर, बच्चे गेम खेलते हैं ना, हाथ पकड़ कर खींचने वाला, ठीक है ना, गेम खेल रहे हो। ठीक है, अब मान लो कि आपके दोस्त के साथ चैलेंज हुआ कि खींच लेना, जो खींच लेगा उसको एक पार्टी मिलेगी, उसको समोसे की पार्टी मिलेगी। ठीक है, लेट कंसीडर। अब मान लो कि तुम दोनों ने जोर लगाना शुरू किया दूसरे को खींचने के लिए। ठीक है ना, बट तुम्हारा फ्रेंड जो है वो तुमसे जागा क्या कर, ठीक है ना, बट तुम कोशिश कर रहे हो कि वो तुम्हें खींच ना सके। ठीक है ना, लेकिन ठीक है ना, ये कोशिश है, देख लो यहाँ पे उसने कोई फोर्स नहीं लगाया, तुमने नहीं लगाया। ठीक है ना, कब अपने आप को फ्रिक्शन मान लो। ठीक, सो ये कोशिश तुम बढ़ा के जा रहे हो, मैक्सिमम बढ़ा के जा रहे हो, वो भी बढ़ा के जा रहा है अपना फोर्स, तुम भी बढ़ा के जा रहे हो, और बढ़ा के मैक्सिमम तुम्हारी ये एबिलिटी है, तुम इससे ज्यादा नहीं लगा सकते फोर्स। ठीक है ना, अब उसने फोर्स को जैसे ही तुम्हारे से ज्यादा किया, तुम खिंच गए। अब भाई तुम खिंच गए हो तो क्या अपने फोर्स को सेम मेंटेन रखोगे जो मैक्सिमम लगा रहे थे? अब तो भाई को तुमको खिंच गए हो, तुमको हार चुके हो। ठीक है ना, सो अपने आप लेके को थोड़ा सा डाउन करोगे और फिर मेंटेन रह जाओगे। और ये काम सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं है, ये हर सर्फेस करती है। ठीक है ना, तो वो मैक्सिमम एबिलिटी यहां तक फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखने का। ठीक है ना, बट अगर फिर भी ऑब्जेक्ट खिंच गया, ठीक है ना, तो वो अपनी एबिलिटी को स्लाइटली डाउन करता है एंड मेंटेन थ्रू द मोशन। ठीक है ना, सो दैट्स व्हाई दिस वन इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? दिस वन इज द रीजन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये वो रीजन है यहां से यहां तक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस वन इज द स्टैटिक रीजन। ठीक है ना, और इस स्टैटिक रीजन में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक फ्रिक्शन। द मैक्सिमम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? सिंपल याद रखो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, औकात ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो उसकी औकात है मैक्सिमम। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना, कि ये पूरी कहानी अगर तुम्हें समझ में आ गई होगी तो अब ये बात तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कहां पे तुम्हें स्टैटिक फ्रिक्शन लगाना है, कहां पे लिमिटिंग की बात करनी है, कहां पे आपको काइनेटिक की बात करनी है। ये पूरी बातें आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, ये एक लाइव एग्जांपल, तुम इसको अपने घर पे भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये सब कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब जैसे देखो, मान लो कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जब आता है, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर जब भी लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन आएगा उसमें फ्रिक्शन इंक्लूड करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमेशा परेशान करने वाला होता है, क्योंकि फ्रिक्शन उनको पता है, क्वेश्चन जो सेकर है उसको पता है कि फ्रिक्शन के डायरेक्शन को लेकर बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, बट परेशान नहीं होना है, ध्यान में रखना है भाई किसके ऊपर फ्रिक्शन लगा और किसने लगाया। ठीक है ना, अब जिसके ऊपर लगा उसकी मोशन टेंडेंसी क्या है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गई बात ना? क्लियर ना? ये ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि कोई भी क्वेश्चन, तुम बस में बैठे हुए हो, बस भी मूव कर रही है, उसके रूप पे कोई पर्सन है वो भी मूव कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया? क्लियर है? तो तुम्हारे रिलेटिव ऊपर वाले उस ऑब्जेक्ट की मोशन क्या है, अगर वो आगे की तरफ जाना चाहता है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और अगर वो पीछे खिसकना चाहता है, ठीक है ना, अचानक से बस स्टार्ट हो जाए, तो अक्सर होता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ गिर जाए। ठीक है ना, तो वैसे केस में वो जब पीछे जाना चाहता है तो फोर्स आगे को लगेगी। ठीक है ना, फ्रिक्शन हमेशा कोशिश करती है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना अपने रिलेटिव मोशन को मतलब मेंटेन रखें। ठीक है ना, आप ये बोलो कि रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो रखें। ठीक है ना, ये हमेशा कोशिश होती है उसकी। ठीक है ना, बट वो कर पाता है या नहीं कर पाता है क्या, इसके कंडीशन डिपेंडेंट।
ठीक है ना, वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। चलो हम आगे चल के इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है ना, बहुत टाइम अपने पास नहीं है, ठीक है ना, 5 मिनट्स है, बट हम एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। जैसे देखो कि मान लो कि एक वॉल है, ठीक है ना, ये वॉल है इस तरीके से, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास m है और हम एक फोर्स लगाकर इसको दबा रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देता हूँ, ठीक है ना, जैसे सिंपल सा है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये वॉल है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा और इस पे एक फोर्स लगाकर इसको दबाया हुआ है। अब मैं फोर्स को थोड़ा कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, देखो एक इंस्टेंट क्या है जहाँ पे ये स्लिप हो गया ना, ठीक है ना। सो आपसे यही पूछा गया है कि वो इंस्टेंट बताओ या फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ जहां तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाएगा, क्वेश्चन को बोल सकते हैं मैक्सिमम फोर्स बताओ कि बॉडी रेस्ट पे रहे, या मिनिमम फोर्स बताओ जहां पे वो स्लिपिंग शुरू हो जाए। दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना, बस कहने का तरीका ये है, कोई कान इधर से पकड़े, कोई घुमाकर पकड़े, ठीक है ना, तरीका सेम है। मतलब वो, ठीक है ना, मैक्स देखो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात ना। जितना कम फोर्स लगाओगे, ठीक है ना, वो स्लिप के करने की चांसेस ज्यादा है। तो वही पूछा है उसने, ठीक है ना, कि मिनिमम फोर्स बताओ जहां तक बॉडी रेस्ट पे हो और मैक्सिमम फोर्स बताओ जहाँ पे वो मूव करना है, इसका खैर छोड़ो, सब हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो सिंपली ये सोचो कि इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा, एक mg, ठीक, और आपको पता है अच्छे तरीके से कि जिगर को फोर्स लगाया, ठीक है ना। अच्छा देखो सरफेस यहाँ कॉन्टैक्ट में, तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ना, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, क्योंकि सरफेस अवे फ्रॉम के सरफेस, तो नॉर्मल जो ये जो सरफेस है वो इस तरीके से, वो जो अप्लाई कर रहा होगा वो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, समझ में आ गई बात ना। हम फोर्स की वो वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जहां तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ठीक है ना, हम वो वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। अब एक चीज देखो, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ध्यान से देखो, इसको रेस्ट पे रहना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेस्ट पे कैसे रहेगा, जब ये फोर्स इसके बराबर हो जाए, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आ रहा है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में बॉडी के पास अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में जो फोर्स है, नेट फोर्स एक्चुअली वो 0 है, मतलब सारे फोर्सेज उस डायरेक्शन में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। सो आप तुरंत इस इक्वेशन को लिखोगे, दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल, ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है ना, ये पता है। अब सवाल ये है बेटा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कोई नीचे खींच रहा है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ गया जाए कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे है, ठीक है ना, और ये सरफेस स्मूथ है, तो आप क्या बोलोगे, अब बताओ आप क्या बोलोगे कि दुनिया की कोई ताकत इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे नहीं रख सकती है जब ये सरफेस स्मूथ हो जाए। क्यों? क्योंकि एमजी को कौन बैलेंस करेगा, एमजी को कोई बैलेंस ही नहीं कर रहा कि स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना, कि स्मूथ सरफेस के रिस्पेक्ट में आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात ना। तो फोर्स की चाहे इनफाइनाइट वैल्यू ले लो कि जब तक इस वॉल को तोड़ ना दे वो, तब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं रह सकता, एमजी इसको खींच लेगा, ठीक है ना। कब? जब ये सरफेस स्मूथ होता, ठीक है ना। बाकी सरफेस स्मूथ नहीं है, इसकी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू गिवन है, ठीक है ना। सो अब एक चांसेस बन गए। अब सोचो एमजी क्या चाहता है, इसको पकड़कर नीचे खींच के, तो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन कितना हो गया, किस तरफ हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ये सरफेस इसके अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। अब सवाल है कि ये फोर्स कौन सा होगा बेटा, फ्रिक्शन, जिसको म्यू नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि ये जो फ्रिक्शन है वो एमजी को बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना। और क्योंकि ये स्टैटिक है तो आपको पता है कि इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो म्यू एस एन से हमेशा छोटी होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 0 से लेके म्यू एस एन के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इसको लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सारे वैल्यूज पता है, देखो फ्रिक्शन कितना है, एमजी है, लेस देन इक्वल टू म्यू एस, म्यू गिवन है, और देखो यहाँ पे एन क्या है, एफ के बराबर। सो देखो एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एमसी डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है ना। मतलब फोर्स की वैल्यू को देखो, फोर्स अगर आपने mg बाई म्यू से ज्यादा या इक्वल अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, अगर आपने इससे कम फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट स्लिप करना स्टार्ट कर देगा, रिलेटिव मोशन आ जाएगा उसके रिलेटिव, समझ में आ गई बात ना। सो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग व्हेन द फोर्स इज लेस देन mg बाई म्यू, when the force is greater than or equal to mg by mu, ठीक है ना।
सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो मिनिमम कितना होगा, mg/u, मतलब वो मिनिमम फोर्स जिस पे आप ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख सकते हो, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू mg/u। इससे कम फोर्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं होगा, उसमें रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगी, ठीक है ना। कि होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगले क्लास में जब हम आएंगे, ठीक है ना, इस पे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये मान लेना कि ये तुम्हारी बेसिक है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे तभी जाकर ये बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अप्लाई करो इसके ऊपर, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो पर्सनली, ठीक है ना, आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप हमारा चैनल है, उसके थ्रू आप हमें हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने डाउट्स लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आई कैन डू मैक्सिमम, ठीक है ना, फॉर यू, ठीक। सो ओके, आज के सेशन के लिए यही था। थैंक यू सो मच, ठीक है ना। आप सेफ रहें, घर पे रहें, ठीक है, समझ में आ गया। अपने घर वालों को भी मतलब सेफ रखें, क्योंकि आप निकलेंगे घर वालों को बीमार करेंगे, ठीक है ना। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ओके, बाय।